मेरे अब्बू को फोत हुए 6 माह गुजर चुके थे। मेरी अम्मी जवानी में ही बेवा हो गई थी। जब अम्मी मुझे लेकर नानी अम्मा के घर जाने लगी तो चाचा ने हमें रोक लिया था और अम्मी से कहा था कि आप मेरे मरहूम भाई की बीवी हैं, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। तब से चाचा मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे और अपनी बीवी से ज़्यादा मेरी अम्मी पर मेहरबान थे। यही वजह थी कि चाची मेरी माँ पर शक करती कि इनका मेरे चाचा से कोई चक्कर है, और फिर चच्ची ने हमारी ज़िंदगी जहन्नम बना दी थी। सारे घर के काम हम माँ बेटी से करवाती और चाची हम दोनों को बातें भी सुनाती। चाची कभी भी हमारे काम से मुतासिर नहीं हुई थी, इसने हमेशा ही कीड़े निकाले थे। कभी कहती कि ये ठीक नहीं किया, तो कभी कहती कि वो काम बिगाड़ दिया है। ऐसे में मेरी ज़िंदगी अजाब बनकर रह गई थी। ऊपर से चच्ची की 2 बेटियां और एक बेटा भी हमारे लिए इम्तिहान बन गए थे। वो भी सारा दिन मुझे और अम्मी को कामों में मसरूफ़ रखते थे। इस घर में वाहिद हमारा एक सहारा था और वो चाचा ही थे। चाचा मेरा और अम्मी का बहुत ख्याल रखते थे, मगर चची से ये भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब से अब्बू का इंतकाल हुआ था, चचा मेरे और अम्मी के लिए अलहदा से फ्रूट लाया करते और अपने बच्चों के लिए अलग से लाते, मगर चची हमसे वो फ्रूट तक छीन कर ले जाया करती थीं। वो कहती थीं कि जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो ये अलहदा अलहदा फ्रूट लाने का रिवाज नहीं डालना चाहिए, और फिर हमें फलों के छिलके देखना ही नसीब होते थे। मैं मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी थी। जब वापस आई तो अम्मी सहन साफ करके कमरे में जा चुकी थी। मैं इनकी टांगें दबाने लगी थी, तब चच्ची आई और कहने लगी, कोमल फिर से लेट गई हो, किचन कौन देखेगा? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आज बच्चों को कोरमा बिरयानी खाने का दिल कर रहा है और तुम इधर लेटी हो। मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। ये बेबसी की इंतहा थी। अम्मी कहने लगी, फौजिया आज तबीयत ठीक नहीं है। चची एकदम चीख पड़ी थी। वो कहने लगी, कोमल हर वक्त तुम बीमार रहती हो। मेरा तो जी करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि तुमने मेरे शोहर पर क्या जादू कर रखा है जो तुम लोगों को वो इस घर से जाने नहीं देता। मेरे बस में हो तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त ना करूं। अम्मी उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं चच्ची से पूछूं कि आपके अंदर का हसद आखिर कब ख़त्म होगा। दरअसल जब मेरे अब्बू हयात थे तो वो खूब कमाया करते थे। मेरे चचा से ज़्यादा मेरे अब्बू की आमदनी थी। हमने अच्छा खाया और अच्छा पहना था। ये सब देखकर चची हसद का शिकार होती रहती थी। तब हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। अम्मी तो अब तक सदमे में थी। चची ने बड़ी होशियारी से अब्बू का बिजनेस चाचा के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं और अम्मी तो अपने हवास में ही नहीं थे। अब्बू का कारोबार डूबने वाला था तो चचा ने इसे संभाल लिया था। अब चचा हर महीने सारी आमदनी लाकर मेरी अम्मी के हाथ पर रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी ये आपका माल है, आपको इसको जिस तरह इस्तेमाल करना है आपकी मर्ज़ी है। चचा अपना काम छोड़कर अब्बू का बिजनेस संभाल रहे थे। अम्मी चचा को अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी थी। ये सब देखकर तो चच्ची का दिल जल कर रह गया था कि मेरा शोहर अभी भी बस एक तनख्वाहदार मुलाजिम की तरह काम कर रहा है। चच्ची ने चचा और अम्मी पर शक करना शुरू कर दिया था। अब वो रोज़ चाचा से लड़ने लगी थी कि तुम अपनी भाभी कोमल पर इतने मेहरबान क्यों हो, ज़रूर दाल में कुछ काला है। एक दिन अम्मी ने चच्ची के सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहा था, खुदा के वास्ते ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकाला करो, मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत किया करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। एक दिन चाचा ने साफ साफ कह दिया था कि अगर फौजिया तुमने ये बात करना ना छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर चच्ची डर गई थी। इसके बाद उन्होंने फिर कभी ये अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाले थे, मगर दिल में जो शक एक बार बन गया था वो भी कभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसीलिए चच्ची ने अम्मी और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चच्ची ने तो चचा को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लिया था कि जो महीने भर का खर्च लाकर अम्मी के हाथ में रखते थे उन्होंने वो भी देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर चचा और इसके बच्चों का कब्जा हो गया था। मेरी चच्ची के दिल में चोर था, जिसकी वजह से मैं और मेरी माँ पूरे दिन काट रहे थे। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं चचा से बात करूँगी और उनसे कहूँगी कि मेरी अम्मी के इलाज के लिए चंद पैसे दे दें। जब रात को चचा घर आए
तो मैं इनके पास चली गई और उनसे कहा, चाचा आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। चचा कहने लगे, हाँ बेटी कहो, क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहती है, इनकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। आप मेरी अम्मी के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाऊं। चाचा कहने लगे, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था। इस वक्त चची हम दोनों की बातें चोरी छुपे सुन रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, वाह अमजद, मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अपनी भाभी के लिए पैसे फ़ौरन से निकाल रहे हो। चचा कहने लगे, तुम्हारे कपड़े जूतों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम कभी बीमार पड़ी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। इतना फत्तर दिल नहीं हूँ, लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ोगी? तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी अपनी भाभी और इसकी बेटी पर हुक्म चलाती रहती हो, इनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है जो मुशक्क़त करता है। चची ने जब चाचा के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इनका रंग फक होकर रह गया था। वो कुछ कहे बिना ही कमरे से बाहर निकल गई थी। चचा ने मुझे 10,000 रुपये दे दिए थे और कहा कि अपनी अम्मी को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना। मैंने चचा का शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। अम्मी कहने लगी, शुक्र है तुम्हारे चचा को अपनी बीवी के करतूत तो मालूम है। मैंने कहा, जी अम्मी, मुझे भी इसी बात की तसल्ली है। अम्मी कहने लगी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी और तेरी इज़्ज़त इस औरत से महफूज रहे, ये कुछ भी कह सकती है। मैं बोली, अम्मी, चची सारा दिन हमें बेइज्जत करती हैं, इससे भरकर और क्या करेंगी? अम्मी कहने लगी, ऐसी औरतें बहुत कुछ कर लेती हैं, तुम क्या जानो। मैंने अम्मी से कहा, छोड़ें इन बातों को, अब मेरे पास पैसे आ गए थे और मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूँगी। रात में और अम्मी बहुत सुकून से सोई थी, इस बात से बेखबर कि आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह कुछ यूँ हुआ कि मेरी आँख किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने चची खड़ी थी। वो मुझे खूनखार नज़रों से देख रही थी। पीछे ही चाचा भी चले आए थे। चची कहने लगी, तुमने अपने चाचा के पैसे चुराए हैं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं की। चचा ने खुद ही कल रात अम्मी के इलाज के लिए 10,000 रुपये दिए थे। चची कहने लगी, बस बस, ज़्यादा बातें मत बनाओ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। चचा भी पीछे खड़े थे, हमें देख रहे थे। चची ने हमारे कमरे की सारी चीज़ें उलट पुलट करना शुरू कर दी थी और जब उन्होंने हमारी अलमारी खोली तो सामने के मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। चची ने अलमारी में से अपने सोने के जेवर निकालकर हवा में लहराए थे। वो कहने लगी, कोमल, मेरे सोने के जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं? अम्मी तो ये सब कुछ देखकर घबरा सी गई थीं। वो जल्दी से आगे बढ़ीं और दोनों हाथ चची के सामने जोड़ दिए और कहने लगी, फौजिया, मुझे इल्म नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। चची कहने लगी, अगर तुमने नहीं रखे तो इसका यही मतलब है कि तुम्हारी बेटी ताहिरा जेवर लेकर आई है। अम्मी कहने लगी, ना मैं चोर हूँ और ना ही मेरी बेटी चोर है। चचा आगे बढ़े थे, इनके माथे पर शिकन थे। वो कहने लगे, अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरी बीवी के जेवर यहाँ क्या कर रहे हैं? चची ने अलमारी की फिर से तलाशी लेना शुरू कर दी और फिर चाचा को वॉलेट निकालकर हमें दिखाया था। वो कहने लगी, ये वॉलेट है जो मैं और मेरा शौहर सुबह से तलाश कर रहे हैं। मुझे 100% यकीन था कि जब रात को ताहिरा हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर गई होगी। मुझे तो पता है तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है, इसी तरह चोरी करती हो कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता। मगर अमजद कहाँ मानने वाले थे। वो कहने लगे, ना मेरी भाभी चोर है और ना ही मेरे भाई की बेटी चोर है। मैंने इससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों माँ बेटी हमारी चीज़ें लेकर यहाँ से फ़रार होने का मंसूबा बनाए बैठी हैं। चाचा का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो कहने लगे, मुझे आप दोनों से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। चची कहने लगी, मैं अब मज़ीद इन दोनों चोरनियों को अपने घर में नहीं रख सकती। चचा चुप रहे थे। चची कहने लगी, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके इनको हवालात में बंद करवाती हूँ। चाचा कहने लगे, नहीं, ऐसा हरगिज़ मत करना, जैसी भी हैं ये दोनों मेरे भाई की निशानी है। चची के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, अमजद, आज भी आप इन दोनों की ही तरफदारी करेंगे? चचा चुप रहे तो चची कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भाभी और भाई की बेटी पुलिस के हवाले ना करूं
तो इन्हें घर से निकाल दो, मैं अब इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। चचा का चेहरा उतर गया था। वो आगे बढ़े और अम्मी से कहने लगे, भाभी अब बात चोरी तक आ गई है। अगर आपने और ताहिरा ने इस तरह की हरकत ना की होती तो फौजिया की कभी मजाल ना होती कि आपको इस घर से निकल जाने का कहती। गलती अब आपकी और आपकी बेटी की है। मैं फौजिया को मना नहीं कर सकता। हमारी बेहतरी इसी में है कि आप इस घर से चली जाएं, ताकि मेरी बीवी आपको पुलिस के हवाले ना करे। तब मेरी अम्मी आगे बढ़ी थी। वो आज ज़िंदगी में पहली बार चचा के सामने बोल रही थी। वो कहने लगी, अमजद, जिस घर में तुम रह रहे हो ये मेरे शौहर ने बनाया था। एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है, मगर तुम तो हद पार कर चुके हो। तुमने मेरे शौहर के घर पर कब्ज़ा कर लिया, मैं चुप रही। तुमने मेरे शौहर का सारा बिजनेस अपने कब्ज़े में कर लिया, मैं तब भी चुप रही। तुम्हारी बीवी ने मुझसे और मेरी बेटी से मुलाजमों की तरह का रवैया रखा, हमसे पूरे घर के काम करवाए। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं और मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे जाएंगे। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी अम्मी की आवाज़ बहुत गर्जदार थी, मगर चचा कहने लगे, भाभी आप किस खुशफहमी में रह गई हैं? अगर मैंने आपके शोहर का बिजनेस ना संभाला होता तो क्या वो इस मकाम पर होता? बल्कि वो कब का डूब गया होता और आप ये घर बेचने पर मजबूर हो जाती। आपके पास छत भी ना रहती। आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही हैं। हमारा बहुत सा पैसा गायब है, यकीनन वो आपने चोरी किया होगा। ये बातें सुनकर चची आगे बढ़ीं और उन्होंने पुलिस का नंबर मिला लिया था। वो कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाएं, हमारे घर में चोर हैं। चचा कहने लगे, भाभी आप तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, अब अपनी बेटी का कुछ सोचें। बेहतरी इसी में है कि आप ये घर छोड़कर चली जाएं। आपको नहीं पता कि थानों में क्या सुलूक होता है। चचा ने अम्मी को इस कदर डराया था कि वो अपने और मेरे 2 जोड़े बैग में रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। मैं और अम्मी बेबसी के इंतहा पर पहुंच गई थी। दिल था कि गम से फटे जा रहा था। दुख इस बात का नहीं था कि हमें हमारे हक से महरूम किया जा रहा था, क्योंकि जब से अब्बा मरे थे हमें कभी हमारा हक मिला ही नहीं था। अब तो असल परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। अम्मी कहने लगी, ताहिरा अब हम कहाँ जाएंगे? जब से अब्बू हमारी ज़िंदगी से गए थे चची ने हमें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था और ना ही किसी के साथ राब्ता रखने दिया था। अगर अम्मी की कोई दोस्त होती तो हम उसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। हम अपने शहर से दूर आ गए थे, मगर कोई भी ठिकाना हमें नहीं मिला था। मैं भी खामोश थी और अम्मी भी खामोश थी। फिर रात हो गई। मर्द हम तन्हा औरतों को अजीब नज़रों से देखने लगे थे। तब अम्मी कहने लगी, ताहिरा हम क्या करें? हम मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम आगे पहुँचे तो हम एक ज़ेरे तामीर घर नज़र आया। अम्मी कहने लगी, ये जगह रात बिताने के लिए अच्छी है, सुबह हम कहीं निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, आ जाएं, हम इस घर में चलते हैं। मैं और अम्मी इस ज़ेरे तामीर घर में दाखिल हो चुके थे। शुक्र था कि वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। मैं और अम्मी ज़मीन पर ही बैठ गए थे। अम्मी के आंसू निकलते जा रहे थे। वो कहने लगी, ताहिरा मुझे माफ़ कर दो, मेरे होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा दिन आ गया है। अम्मी आपका कसूर नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह इन लोगों से हिसाब लेगा जो हमें इस हाल तक पहुंचाने की ज़िम्मेदार हैं। अम्मी खामोश रही थी। मैं और अम्मी एक दूसरे के सामने बैठी थी। खौफ के मारे ना तो मुझे नींद आ रही थी और ना अम्मी को। मैंने महसूस किया कि अम्मी कुछ बेचैन सी हैं और उठकर खड़ी हो जाती थीं, कभी बैठ जाती। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है अम्मी, थक गई हैं क्या? अम्मी ने नफ़ी में सर हिलाया था और तब मैंने महसूस किया अम्मी का पूरा वजूद पसीने से शराबुर था। इनके चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी और फिर देखते ही देखते वो बेहोश हो गई थी। मैं बोली, अम्मी क्या हो गया आपको? आंखें खोलें। मगर अम्मी ने मुझे कोई जवाब ना दिया। वो बेसूध ज़मीन पर गिर गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने जल्दी से अम्मी की नब्ज़ को टटोला था। वो अभी चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी अम्मी दिल की मरीज़ा है और डॉक्टर ने ऐसे हालात में अम्मी को ज़बान के नीचे रखने वाली गोली का कहा था। मेरे पास इस वक्त वो गोली मौजूद नहीं थी। मैंने अम्मी को वहीं पर लिटाया और खुद भागते हुए बाहर निकल गई थी। मैं जल्द अज जल्द करीबी फार्मेसी पहुंचना चाहती थी ताकि वहां से अम्मी के लिए गोली ले आऊं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसे हालात में अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा। मैं भागती जा रही थी
اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے 2 آوارہ لڑکے لگ چکے ہیں۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگے، تم یہاں سے بھاگ کر کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے پاس فرار ہونے کی کوئی بھی راہ نہیں ہے۔ ایسا کرو کہ رک جاؤ، ہمیں مت تھکاؤ۔ میں ان کی باتیں سن کر مزید ڈر گئی تھی اور اپنی دوڑ مزید تیز کر لی تھی، مگر وہ بھی کہاں رکنے والے تھے۔ وہ بھی میرے پیچھے ہی بھاگتے آ رہے تھے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ یا اللہ، میری ماں بیمار ہے، مجھے ان لوگوں سے بچا لے۔ میرا ڈر سے برا حال ہو رہا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھی، مگر وہ لڑکے تو میرے پیچھے ہی آتے جا رہے تھے۔ تبھی مجھے سامنے قبرستان نظر آیا تھا۔ وہ قبرستان دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں رات کے اس پہر قبرستان میں داخل نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے یہ بھی کرنا پڑ گیا تھا۔ میں قبرستان میں داخل ہو گئی تھی اور مجھے امید تھی کہ یہ آوارہ لڑکے یہاں سے واپس چلے جائیں گے، کیونکہ رات کے اس پہر لوگ قبرستان جانے سے ڈرتے ہیں۔ مگر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ دونوں لڑکے میرے پیچھے قبرستان میں بھی آ گئے تھے۔ اب یہاں مجھے کون بچانے والا تھا؟ تبھی مجھے ایک ٹوٹی ہوئی قبر نظر آئی۔ میں ان آوارہ لڑکوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے اس ٹوٹی ہوئی قبر میں اتر گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی مرنے والی ہوں، اور مجھے ان دونوں لڑکوں کے قدموں کی آوازیں آتی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک دوسرے سے ہم کلام بھی تھے کہ اگر یہ لڑکی مل گئی تو اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر تو میں مزید گھبرا گئی تھی۔ پھر وہ دونوں لڑکے قبرستان میں تلاشی کرتے رہے تھے، لیکن میں انہیں کہیں نہیں ملی، تو وہ واپس چلے گئے تھے۔ میں اپنی سانسیں برابر کرنے لگی تھی۔ جب میں قبر سے باہر آنے لگی تو میرا ہاتھ کسی شے پر پڑا تھا۔ میں اچھل گئی تھی، ایسا لگا شاید کسی مردے پر میرا ہاتھ پڑا ہے، مگر پورے چاند کی روشنی پہ مجھے نظر آیا کہ ایک سفید کپڑے میں کوئی چیز بندھی ہوئی ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جب اس کپڑے کو کھولا تو اس میں مجھے ڈھیروں زیورات نظر آئے تھے۔ اتنے زیورات دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ زیورات کے ساتھ ہی چند کاغذات بھی پڑے ہوئے تھے اور کچھ پیسے تھے۔ میں نے وہ اٹھائے اور قبرستان سے نکل گئی تھی۔ اب تو صبح ہو گئی تھی۔ مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن امی کی فکر ستا رہی تھی۔ میں اسی جگہ پر واپس آ گئی تھی جہاں رات امی کو چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہاں پر 2 عورتیں موجود تھیں جو امی کا خیال رکھ رہی تھی۔ میں آگے بڑھی تو دیکھا کہ امی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ میں بولی، آپ کون ہیں؟ وہ دونوں عورتیں بولیں، ہم دونوں یہاں سے گزر رہی تھیں تو ہماری نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ عورت درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میرا بھی دل کا مسئلہ ہے۔ مجھے بھی ڈاکٹر نے زبان کے نیچے گولی رکھنے کے لیے دی تھی، جو میں ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں۔ میں نے وہ نکال کر اس کی زبان کے نیچے رکھ دی، اور اللہ کے فضل سے اب یہ بہتر ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بے شک اللہ انسان کی ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ امی کی حالت بہتر ہو چکی تھی۔ میں نے ان دونوں عورتوں کا شکریہ ادا کیا اور امی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ امی کہنے لگی، تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ میں بولی، امی آپ چپ رہیں۔ میں امی کو اپنے ساتھ لے کر ہوٹل میں چلی گئی تھی۔ ایک اچھا سا کمرہ میں نے بک کروایا تھا۔ امی کہنے لگی، اس کمرے کے لیے تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تب میں نے امی کو سارا ماجرا سنا دیا تھا اور ان کے سامنے وہ گٹھڑی کھول کر رکھ دی تھی۔ ہم نے جب وہ کاغذ کھولے تو اس پر جو تاریخ لکھی تھی، اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ یہ زیورات کسی نے 70 یا 80 سال پہلے حفاظت کے لیے قبر میں چھپائے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ان چیزوں کا مالک تو گزر گیا ہوگا۔ تب امی کہنے لگی کہ اب ہم یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے وہ زیورات بیچ دیے تھے۔ وہ اتنے زیادہ مہنگے بکے تھے کہ ہم نے اپنے لیے نیا گھر لے لیا تھا۔ تب امی کہنے لگی، میں اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گی۔ امی نے کہا کہ میں چچا اور چچی پر کیس کرنا چاہتی ہوں اور تمہارے ابو کی ساری جائیداد ان سے واپس لینا چاہتی ہوں۔ امی نے چچا اور چچی پر کیس کیا اور پیسے دے کے ایک اچھا سا وکیل رکھ لیا۔ پھر کچھ عرصے میں ہی ہم یہ کیس جیت گئے تھے۔ ہمیں ہماری ساری جائیداد واپس مل گئی تھی اور چچا بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ ہم نے ان سے اپنا گھر واپس لے لیا تھا۔ ان کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں تھا۔ چاچی اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی گئی تھی اور سننے میں یہی آیا تھا کہ ان کے مائکے والے بھی چچی اور ان کے بچوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں
جو چچی نے میرے اور امی کے ساتھ کیا تھا۔